हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम लोग कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस, चैप्टर नंबर 11 पार्ट 4 करेंगे, जो कि है न्यायपालिका हमारा। ठीक है। तो दोस्तों, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी की हम यहाँ बात करेंगे। अब इस ये अगर आप लोग कहें कि अगर एक बुक की कोई बात करे कि अगर मुझे यार एक ही बुक से सारा कुछ पढ़ना है, तो मुझे लगता है दृष्टि है इसकी क्विक बुक अपने आप में सफिशिएंट है। आप इससे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम पेज का लिंक भी मैंने दे रखा है। अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ रिलेटेड भी कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। नोट्स रिलेटेड अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मतलब आप लोग मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखिए गाइस, अभी हमने कल जितना भी किया था, अभी हम उससे आगे की बात करेंगे। अभी जो हम करेंगे वो है अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, राइट? यानी कि हम राज्य स्तर पर हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट हम कर चुके हैं, उच्च न्यायालय हम कर चुके हैं। अधीनस्थ न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय के नीचे जो न्यायालय होते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पे अधीनस्थ न्यायपालिका एवं अन्य उप स्तर। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें लिखा है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एवं अदर सबऑर्डिनेट्स, इनकी हम बात यहाँ पे करेंगे। देखिए, अब यहाँ लिखा है अधीनस्थ न्यायपालिका। ठीक है, ये क्या है? तो इसमें सबसे लिखा है इसके संवैधानिक उपबंधों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि संविधान में किस तरह से इनके बारे में लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले का भारतीय संविधान का भाग 6। देखिए, राज्य की जो न्यायपालिका है उसके बारे में भी हम राज्य स्तर पर जो न्यायपालिका है उसके बारे में हम कहाँ पढ़ रहे थे? भाग 6 में पढ़े थे। ठीक है, इसका भाग 6 अध्याय 6 के अंतर्गत आर्टिकल 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में लिखा है। सब चीज नहीं याद रखिए, आप इतना याद रखिए कौन से भाग में है। तो भाग 6 में है इसकी बात है। संविधान में जो चैप्टर है वो 6 है। ठीक है, इसके अलावा इन न्यायालयों की जो अधिकारिकताएं हैं, इनकी शक्तियां हैं, इनके कार्य है, मुख्यतः सिविल, कहाँ पे? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होती है। तो गाइस, दो ही है संहिता की बात अगर हम बोले तो दो ही है। ठीक है, एक हो गया आपका सिविल का, सिविल प्रक्रिया संहिता, एक आपराधिक, दो ही होती है तो दो ही है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें लिखा है अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा। मतलब इसने कहा, एक है यहाँ पे जिला एवं सत्र न्यायाधीश। ठीक है, क्या है गाइस? याद रखिएगा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो इसने कहा जो जिला न्यायाधीश है किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो मतलब अभी तक हमने बात करी थी पूरे देश के स्तर पे, तो केंद्र में हमने देखा था तो सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते। राज्य स्तर पे सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास हाई कोर्ट हो जाता है। अगर जिला स्तर पे हम बात करें तो ये हो गया आपका जिला न्यायाधीश, राइट? ये सिविल आपराधिक दोनों मामले की क्या है? आधिकारिकता रखता है। ठीक है, कौन भैया? जिला और सत्र न्यायाधीश की बात हो रही है। जब ये सिविल मामले देखता है तो इसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब ये आपराधिक मामलों को देखने के दौरान इसको हम बोलते हैं सत्र न्यायाधीश। मतलब ये आप समझ लीजिए एक ही बंदा है, सिविल मामले देख रहा है तो जिला न्यायाधीश, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज। और जब ये क्या बोलता है, जब ये आपराधिक मामले देखता है तो इसको हम बोलते हैं सत्र न्यायाधीश यानी कि सेशन जज बोलते हैं। ठीक है, ये आसान है गाइस, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा ये बात। ठीक है, तो ये जो है ना जिले के अन्य सभी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उसका क्या करता है? निरीक्षण करता है। तो इसकी शक्ति भी इसको यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, मतलब किसको मिली है? जो डिस्ट्रिक्ट जज हो गया या हम कह सकते हैं सेशन जज। ठीक है, इसको मिली हुई है। अब देखिए विशेष में क्या है, इसमें का आर्टिकल जो है ना, संविधान में जो आर्टिकल है, क्या लिखा है यहाँ पे? 233 से लेकर 235 के उपबंधों में क्या प्रावधान है। तो ये आर्टिकल अगर याद होता है तो ठीक, नहीं होता है कोई बात नहीं। तो हम ये संविधान में क्या बातें लिखी गई है ये देखिए। इस तरह हाई कोर्ट की सलाह को जो है, सलाह से जिला न्यायाधीश जो होता है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी क्या होती है? नियुक्ति। नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल करता है। यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, यानी कि गवर्नर कर रहा है। तो राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीश के नीचे के पदों की नियुक्ति करता है।
तो देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे हमारे पास हम बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज की। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। किसकी सलाह पे? हाई कोर्ट की। अब इसने कहा डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर? राज्य लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट की सलाह पर। ठीक है, अब इसने कहा सभी न्यायाधीशों के स्थानांतरण जो ट्रांसफर होते हैं उन्हें स्थायी करने, प्रोन्नति यानी जो उनका प्रमोशन होता है, दंड देने, निलंबित करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है और वह इन मामलों में क्या है? स्वयं आदेश देता है। मतलब ये सारे काम करने का अधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा एक नोट है, नोट में लिखा है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसका संरचनात्मक ढांचा सभी राज्यों में पूर्णतः समान नहीं। मतलब अगर हम बात करें अधीनस्थ न्यायालय का जो संरचनात्मक ढांचा है वो हर राज्य का अलग अलग है, परंतु कुछ समानताएं देखने को मिल जाती हैं। जैसे हाईकोर्ट के नीचे सिविल और आपराधिक न्यायालयों में 3 से 4 स्तर होते हैं। ठीक है, मतलब हाईकोर्ट के नीचे अगर हम बात करें तो सिविल आपराधिक न्यायालयों में कितने स्तर होते हैं? 3 होंगे या फिर 4 होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वर्तमान में जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके क्या है? सोपान क्रम, मतलब उनका जो क्रम दिया गया है वो उसकी बात करते हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय है। ठीक है, फिर उच्च न्यायालय के नीचे है जिला सत्र न्यायाधीश का न्यायालय हो गया, है ना। डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज का जो है न्यायालय हो गया, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसी में देखिए इसको हाँ, तो वैसे यहाँ पे अब बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सिविल दीवानी पक्ष होता है, एक होता है आपराधिक पक्ष। तो देखिए सिविल और दीवानी पक्ष की अगर हम बात करें तो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय होता है, उसके नीचे होता है प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, उसके नीचे होता है आपका मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। फिर आपराधिक पक्ष में देखिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय होता है, द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। ये चीज अगर मैं बात करूँ तो अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको कहीं देखने को खास नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि भैया मुझे समझ नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं लोक अदालत की। मतलब समझिए इसका, इसने कहा यहाँ पे क्या होता है? लोगों का न्यायालय होता है, मतलब लोग ही बैठे होते हैं यहाँ पे, आप और हम जैसे जनता बैठे। इसने कहा ये एक ऐसा मंच है ना जहाँ विवादों को आपसी सहमति से निपटा दिया जाता है और ये जो है गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है, कुछ समझाने जैसा इसमें है ना। इसकी व्यवस्था जो है आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा की गई है और इस प्रावधान के अंतर्गत जो है ऐसी अदालतों को तालुका, जिला, राज्य स्तर के अलावा उच्च और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो वैसे इसमें जो है ना खास कुछ है नहीं याद करने लायक। ठीक है, लोक अदालतों की अध्यक्षता जो है एक न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त यानी कि आपका रिटायर्ड है वो करता है, अध्यक्षता करता है। इसके 2 अन्य सदस्य होते हैं जिसमें से एक वकील और दूसरा क्या होता है? एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, यानी कि कोई जो वो है एनजीओ से रिलेटेड कोई होगा। इसने कहा कि लोक अदालतों को सिविल अदालत की मान्यता दी गई। मतलब लोक अदालतों को क्या इंपॉर्टेंट है? लोक अदालतों को हम क्या बोलते हैं? सिविल अदालत की तरह लेते हैं। परंतु यदि कोई आपराधिक मामला भी आ जाता है तो आपराधिक मामला शमनीय यानी कि प्रकृति का है, मतलब जिसमें क्षमा मिल सकती है। आपराधिक मामला ऐसा है जिसमें क्षमा मिल सकती है, तो वो भी इसमें लाया जा सकता है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि सिविल मामले को तो लोक अदालत में आप ला सकते हैं ना, जैसे जैसे कोई जमीन से रिलेटेड कोई केस है या फिर किराएदार मकान मालिक से रिलेटेड है तो आप यहाँ लोक अदालत में ले आ सकते हैं। लेकिन अगर हम आपराधिक मामले की बात करें, चोरी डकैती खून खराबा ऐसा कुछ, मतलब गई वैसे तो बड़ी बात हो गई, जो शमनीय प्रकृति का है, ठीक है, तो उसको भी ला सकते हैं। तो ये शमनीय आपराधिक मामले में जैसे क्या दोनों पक्षों में अगर कोई समझौता टाइप कुछ हो जाता है तो आप इसको लोक अदालत में ऐसा कोई केस होता है तो ला सकते हैं। अच्छा, लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोनों पक्षों में क्या कराना है? समझौता। दंड वंड देना टाइप कुछ नहीं है ना, कि दो पक्ष आके बैठे और वो आपस में बात करें और समझौता हो जाए किसी तरह से। यदि सहमति या समझौता हो गया तो उसे क्या डिक्री के रूप में घोषित कर दिया जाता है। क्या बोला जाता है? डिक्री के रूप में घोषित कर दिया जाता है। अगर मान लो समझौता नहीं होता है तो जो मामला है ना उसी अदालत को वापस भेज दिया जाता है जहां वो चल रहा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ क्या होता है? निर्णय के खिलाफ किसी
अपील का प्रावधान नहीं है। मतलब अगर कोई केस हम लोक अदालत में, तो कहो कि ये लोक अदालत से हम जिला अदालत में जो है अपील कर लें, या जिला अदालत से हाई कोर्ट में चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट, तो ये सब कुछ काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है निर्णय दोनों पक्ष की सहमति से ही हो जाता है, यानी कि अपील नहीं कर सकते आप इसके लिए। आर्टिकल 226 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। मतलब ये समझ लो कहानी ये है आती है कि आप अपील नहीं कर सकते कहीं पे। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं होती है, मतलब जैसे आप फीस देके जाते हैं तो इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं होती। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोर्ट फीस जमा भी करवाई गई हो, तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर फीस आपको क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसने कहा इसमें दोनों पक्षकार जो है जज के साथ स्वयं और अधिवक्ता के द्वारा बात कर सकते हैं, जो कि नियमित कोर्ट में संभव नहीं होता है। मतलब आप डायरेक्ट जज से बात करिए, आप खुद भी कर सकते हैं या आपका कोई अधिवक्ता है वो भी कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है बाकी कोर्ट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे एक होती है परिवार, क्या होता है परिवार न्यायालय। तो कैसी चुटपुट बातें हैं, मतलब अगर इस पे आप ध्यान नहीं देते हैं तो भी काम चल जाएगा। देखिए परिवार न्यायालय कहाँ पढ़ा है आपने, कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कोई क्वेश्चन आया है? मुझे तो नहीं लगता, फिलहाल पीसीएस में तो नहीं आया है, यूपीएससी का मुझे कोई आइडिया नहीं है बहुत ज्यादा, तो ये ना के बराबर ये समझ लिया। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984, ये भी कोई नहीं पूछा। इसके तहत क्या है, विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ है। तो ऐसे न्यायालयों का गठन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से सलाह लेकर 10 साल से अधिक आबादी, 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में किया जाता है। इसका मुख्य क्या है, विवाह को शून्य घोषित करना हो गया। मतलब इसमें क्या क्या काम हो रहे, विवाह को शून्य घोषित करना, कानूनी अलगाव, तलाक, पति पत्नी की संपत्ति संबंधी मामले हो गए, नाबालिग बच्चों के संरक्षण की बात हो गई, गुजारे भत्ते आदि, इससे संबंधित बात आप कितने परिवार न्यायालय में कर लेते हैं। तो परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील जो है हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट थोड़ी सी, इसमें अपील आप कर सकते हैं, लोक अदालत में अपील नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिएगा इस इंपॉर्टेंट आ रहा है, मतलब ग्राम न्यायालय को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है विधि यानी कि कानून और न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट ले जाने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित करा है। और इसके तहत क्या होता है कि 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य कर रहा है। कब से ग्राम न्यायालय आ रहा है, कुछ राज्यों में 2 अक्टूबर 2009 से। अब इसे कहा ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी में देखिए मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है। कौन से स्तर का, मजिस्ट्रेट स्तर का, जिसे हम न्यायाधिकारी कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके परामर्श से कौन कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है। ठीक है, अब इसे लिखा है ग्राम न्यायालय जो है सिविल आपराधिक दोनों मामले देखता है। तो गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, ये दोनों टाइप के मामले देख रहा है। तो ऐसे मामले में क्या है, सूची ग्राम न्यायालय अधिनियम की अनुसूची में दी गई है। ठीक है, तो ये समझिए कि ये दोनों टाइप के मामले देख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है एक तरफ जहां 2 वर्ष की अधिकतम सजा वाले आपराधिक मामले को देखता है, वहीं दूसरी तरफ जो है सिविल मामले के अंतर्गत वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम देखे। अब ये कौन से मामले को देख रहा है, जो 2 वर्ष से अधिक जो सजा वाले आपराधिक मामले वो आ जा रहे हैं इसमें। और अगर सिविल मामले की हम यहाँ पे बात करें तो देखिए इसमें कौन कौन से अधिनियम के तहत है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले मामले भी इसमें हम देखते हैं सिविल मामले में। राइट, तो गाइस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि इसमें जो है सिविल मामले में आपसी समझौते से मामले निपटाने की कोशिश की जाती है। तो आपराधिक मामले में क्या इसमें लिखा है, प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्त को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है। मतलब भैया आप अपना जो है अपराध, देखिए सिविल मामला है तो सहमति, मतलब समझौता कर लो, सहमति कर लो टाइप है। और आपराधिक मामला है तो इसमें होता है प्ली बार्गेनिंग। इसमें क्या होता है, जो भी अपराधी है वो क्या खुद से अपना जो है अपराध स्वीकार करे, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब है मोबाइल कोर्ट। अब ये कुछ नई चीज आ गई है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसने कहा जो मोबाइल अदालत है इसकी अवधारणा का जनक कौन है, भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस अदालत का उद्देश्य क्या है कि अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे ताकि जनता को न्याय प्रकृति के लिए जो है न्याय प्राप्ति के लिए धन या समय खर्च ना करना पड़े। मतलब ये अदालत जो है आप तक मतलब आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा, ये आपके पास आएगी। मोबाइल अदालत का पहला प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया। तो ये हो गई एक इंपॉर्टेंट सी बात। अब देखिए मोबाइल अदालतें क्या है, बस के भीतर कार्य करती है।
बस में करते हैं। तो बस के भीतर न्यायालय का जरूरी ढांचा उपलब्ध होता है। आवश्यकता अनुसार ये अदालत खुले मैदान में लगाई जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। मतलब ये समझ लो एक बस है, बस के अंदर सब कुछ हिसाब किताब है। अब इसमें लिखा है इस अदालत के अध्यक्ष अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी स्तर के न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जो सिविल आपराधिक दोनों प्रकार के मामले की सुनवाई करता है। मतलब यहाँ पे एक बात सुनिए, यहाँ पे आप दोनों टाइप के मामले देखेंगे, सिविल आपराधिक मामले। ठीक है, अगर शुरुआती सफलता के कारण इस प्रयोग को क्या पहियों पर न्याय नाम भी पुकारा गया। मतलब गाइस यहाँ इंपॉर्टेंट बात हो गई, आप मोबाइल न्यायालय को और क्या बोल रहे हैं, पहियों पर न्याय। राइट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है जनपद अदालतों की भांति होता है। ठीक है, जिसका गठन लंबित, देखिए अभी क्या कर रहे हैं, लंबित मामलों, विशेषता आपराधिक प्रकृति के जो लंबित मामले उसको फटाफट निपटाने के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को ले आते हैं। तो इन अदालतों के गठन से क्या है, आपका जेलों में जो बंद बहुत से क्या है निर्दोष अभियुक्त या मामूली अपराध के जो दोषी व्यक्ति हैं उनको जल्दी से न्याय मिल जाता है। मतलब ऐसे हैं कि बहुत समय से वो जेल में है, उनके केस पे कुछ काम ही नहीं चल रहा है और वो क्या है जेल में बंद है बिना दोष, अभी तक उन पे दोष भी नहीं लगाया है। ठीक है, उनको सजा भी नहीं दी गई है, बट वो जेल में, तो उनके जो मामले है ना उसको फटाफट निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है आई। तो ये अदालतें जो है 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर आई है। तो गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, ये किस वित्त आयोग की सिफारिश पर आई, तो ये है आपका 11वां वित्त आयोग। ठीक है, आरंभिक दौर में इस प्रकार के न्यायालयों का गठन जो है 5 वर्ष के लिए किया गया। धीरे धीरे जो है ये इसका समय जो है सफलता अनुसार बढ़ा दिया गया। अब इसमें विशेष रूप से 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने ऐसे मुकदमे जो निपटारे के लिए चुने जाते हैं, जो अपराधी जमानत पर हैं। मतलब 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने मुकदमे जो आते हैं इसमें। ठीक है, वो जिसमें जो अपराधी क्या होता है, जमानत पे छूट के आराम से घूम रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा ई अदालत या आभासी अदालत। देखिए ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसमें लिखा है ई अदालत, ई कोर्ट के एक विशेष रूप को हम क्या बोलते हैं, आभासी। आभासी का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, आभासी, इमेजिनरी। अब इसका 2003 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि किसी गवाह को समय के भीतर या बहुत अधिक खर्चे के बिना बुलाना संभव ना हो तो उसके साक्ष्य का अभिलेख, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। अगर आप नहीं पहुंचे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जा सकता है। यहाँ पे प्राय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, दूरस्थ न्याय यानी कि टेलीजस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका ई अदालत की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। इसमें लगभग 40 तकनीकी सेवाएं शामिल हैं। वस्तुतः इसकी स्थापना के लिए अभी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इस हिसाब से इससे काम चल ही रहा है, मतलब ये है कि चल रहा है, अभी हम प्रोसेस में है, ऐसा समझिए। अब इसने का जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने वाद सूचियां अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है एवं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसी कुछ सुविधाएं भी प्रदान कर दी है। तो बस चलो, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें का विशेष उद्देश्य न्यायालय, समझिए अब इसे, वे अर्धन्यायिक निकाय या न्यायालय जो किसी विशेष विषय से जुड़े मुकदमे पर विचार करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कुछ विषय मतलब विशेष से, मतलब विषय विशेष से, कुछ पर्टिकुलर विषय से रिलेटेड अगर कोई विषय है मतलब है तो उसके लिए हम ये मतलब इसकी स्थापना करते हैं, विशेष उद्देश्य न्यायालय यानी कि स्पेशल पर्पस कोर्ट की स्थापना करते हैं। तो ऐसे न्यायालयों के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, न्याय को बढ़ाने, न्याय प्रक्रिया में निजता बनाए रखने, विशेषज्ञों को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ने आदि, ये सब उद्देश्य है इसका, इसलिए हम इसे लाए हैं। अच्छा, इन न्यायालयों में मुख्य रूप से शामिल है, क्या शामिल है, बाल और किशोर न्यायालय है, इसमें उपभोक्ता अदालत है, सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल हो गया, इसमें आता है हरित पीठे, हरित क्या अधिकरण आते हैं ना। तो वैसे ये जो है ना आपका जो ये वाला जो कोड है इसमें ये आता है, बाल किशोर न्यायालय, उपभोक्ता अदालत, सैन्य मतलब मार्शल, कोर्ट मार्शल, फिर हरित पीठ या हरित अधिकरण, ये सब आते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना बाल व किशोर न्यायालय। मैं एक बात और फिर यहाँ बता दूंगा, कि मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आपको बस पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों
देखिए हाँ, एक चीज और गई, देखिए हमारे पास दो तरह के एग्जाम है, एक पीसीएस से रिलेटेड है या इससे छोटे स्तर के जो एग्जाम होते हैं वो, या यूपीएससी जो आप काफी ऊपर पहुंच गए, ठीक है। तो यूपीएससी में ये सारी चीजें एक बार को हो सकता है पूछी जाए, लेकिन पीसीएस स्तर के देखिए मैंने क्वेश्चन सारे देखे हैं आज तक के, तो मैंने आज तक ये क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, तो बस मैं ये बताना चाह रही थी। देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों किशोरों के विशेष स्थिति मनोवैज्ञानिक जरूरतों को देखते हुए बाल व किशोर न्यायालय का गठन किया गया। बस इतना समझिए कि आपको आपकी एक इमेज बनी रहनी चाहिए दिमाग में कि ऐसा भी कुछ होता है। तो इस न्यायालय के उपयुक्त संचालन हेतु कई उच्च न्यायालयों में किशोर न्याय समितियां बनाई गई हैं, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के वर्तमान जो न्यायाधीश है यानी कि जज है वो करते हैं। और इसमें बाल व किशोर न्यायालयों के गठन से जुड़े प्रावधान देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्किप कर रही हूँ, या आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, या मैं सिर्फ एक बार रीड कर दूं, या इसे सिर्फ आप स्किप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसे, चलिए मैं सिर्फ इसको एक बार रीड कर दे रही हूँ। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा जिले और एकाधिक एकाधिक जिलों के लिए क्या है किशोर न्यायालय बोर्ड का गठन किया जा सकता है, सकेगा, ठीक है। इसमें क्या है 3 सदस्यों की पीठ होती है, एक सदस्य मनोविज्ञान या फिर बाल कल्याण का विशेष ज्ञान रखने वाला होता है, 2 अन्य जो होते हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि सोशल वर्कर होंगे, जो कम से कम 7 वर्ष से अधिक, जो 7 वर्ष से बच्चों की शिक्षा, जो कम से कम 7 वर्ष से बच्चों की शिक्षा चिकित्सा कल्याण की गतिविधियों से जुड़े हुए हो। तो इन दोनों सदस्यों में से कम एक क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। मतलब इसने कहा एक तो एक कौन होना चाहिए, ये बच्चों से मनोवैज्ञानिक या बाल कल्याण वाला कोई विशेषज्ञ होने चाहिए, 2 आपके सोशल वर्कर होने चाहिए, जिसमें भी एक क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। किशोरों को प्राय अपराध सिद्ध होने तक जो है दंड नहीं दिया जाता है, और बल्कि क्या है माफी देकर या अनिवार्य सामुदायिक सेवा करने के आदेश देकर या गंभीरतम अपराध के लिए विशेष गृह में रखा जाता है, यानी बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। अब इसने कहा किशोर न्याय बोर्ड की समस्त कार्रवाई, ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड की समस्त कार्रवाई क्या होती है, गोपनीय रखी जाती है। यदि इससे संबंधित कोई भी सूचना यानी कि नाम, पता, विद्यालय का नाम प्रकाशित किया जाता है तो ये क्या हो गया, एक अपराध हो जाता है, और क्या है सूचना प्रकाशित करने वाले को क्या है आपका कानून के तहत क्या करा जाता है, दंडित करने का प्रावधान है। अभी तक किशोर न्याय बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ जिले के सत्र न्यायालय में, हाँ अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट सी बात हो गई कि इसने का जो किशोर न्याय बोर्ड है, अगर इसका कोई निर्णय आता है उसके खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो आप सत्र न्यायालय में कर सकते हैं, इसके निर्णय के खिलाफ भी अपील करनी है तो आप उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। यानी कि आप जिला न्याय कोर्ट से सत्र न्यायालय जा सकते हैं और सत्र न्यायालय से आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अपील के तहत अपील करने। हालांकि बाल व किशोर से संबंधित जो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में कुछ अन्य प्रावधान किए गए हैं। चलिए आइए क्या है प्रावधान देखते हैं। अधिनियम में किशोर शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए किशोर शब्द से बच्चे शब्द को रखा गया। मतलब पहले किशोर शब्द था, अब किशोर की जगह हमने क्या रखा, बच्चा, बच्चा शब्द यूज किया है, ठीक है। अब इसमें क्या, इसके तहत जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको वयस्कों के समान मुकदमा चलाया जाएगा। मतलब ये होता था पहले 18 साल से कम वालों को नाबालिग समझा जाता था और उनपे खास कोई ऐसा मुकदमा नहीं चलता था। बट कुछ केस ऐसे आ गए जिसमें 16 साल तक के बच्चे, 17 साल तक के बच्चे इनफैक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो इन्होंने ना 18 से कम कर दिया, यानी इन्होंने कहा 16 से 18 पे जो मुकदमा चलाया जाएगा ना वो भी क्या होगा, वैसा ही चलाया जाएगा जैसे वयस्कों पे, युवाओं पे चलाया जाता है। मतलब जैसे कि नॉर्मल लोगों पे 18 से ऊपर वालों पे चलाया जाता है। अब इस कानून के अनुसार क्या है, गंभीर अपराध के लिए जो है 3 से 7 साल जो है आपको सजा मिल सकती है कैद में रहने की, जेल रहने की। अच्छा, प्रत्येक जिले में क्या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। और बाल कल्याण व देखभाल संस्थाओं ने पंजीकरण को अनिवार्य बनाया है। फिर इसमें लिखा है अनाथ और परित्यक्त या आत्मसमर्पित बच्चों की कई परिभाषाओं को शामिल किया गया। तो वैसे इसमें कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट थी, जैसे मैंने ये 16 से 18 वाले बताई, 3 से 7 साल की जेल, और ये किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति, इतना तो आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते। अब देखिए एक होता है आपका कोर्ट मार्शल, ये इंपॉर्टेंट है आपका थोड़ा सा ना, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट था, उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये इंपॉर्टेंट। देखो कोर्ट मार्शल जो है ना सैनिक और जो है अपराधों
सैनिक व अपराधों से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए होता है। मतलब सैनिकों से रिलेटेड अपराध से उधर से मतलब सैनिकों से रिलेटेड आप मान लो कि इससे संबंधित जो भी मतलब मामले आते हैं ना, वो आपके कोर्ट मार्शल में जाते हैं, नॉर्मल कोर्ट में इधर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसे न्यायालय में क्या है, सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी ही क्या होते हैं, जज की भूमिका निभाते हैं। और इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है कि सेना को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखकर अनुशासन सुनिश्चित करना, यानी कि सेना का अपना कोर्ट मान लीजिए, कोर्ट मार्शल। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि वह व्यवस्था थल सेना अधिनियम, जो ये व्यवस्था है इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से एक्ट से है या कानून कौन कौन से, देखिए थल सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम और नौसेना अधिनियम। तो थल सेना अधिनियम 1950 है, वायु सेना अधिनियम 1950 है और नौसेना अधिनियम 1957 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सेना के लिए सेना न्यायालय यानी कि कोर्ट मार्शल होता है। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे इनको लेकर। ठीक है, और इसने कहा कि सैनिकों द्वारा किसी गैर सैनिक की हत्या, मतलब जो सैनिक नहीं है उसकी हत्या हो जाए, या बलात्कार के मामले को छोड़कर सैनिकों के शेष जितने भी आपराधिक कृत्य हैं उनकी जो सुनवाई कहाँ होगी, कोर्ट मार्शल में होगी। यानी कि अगर सैनिक जो है किसी सिविलियन को मार दे सपोज, ठीक है, ये बलात्कार टाइप चीज हो जाए, तब आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी केस आता है तो आप कोर्ट मार्शल में जाइए। संविधान के आर्टिकल 136(2) या 227(4) में स्पष्ट है, हालांकि ये आर्टिकल को ही पूछेगा। तो इसमें संविधान में क्या लिखा है कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उसको कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। यानी कि अगर कोर्ट मार्शल में जो भी निर्णय सुना दिया जाता है आपको उसे मानना ही पड़ेगा। इसके लिए अपील आप जो है ना हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते, यानी कि कोर्ट मार्शल का निर्णय जो होगा अंतिम होगा। और इतना कोर्ट मार्शल के निर्णय के खिलाफ केवल एक ही रास्ता है, क्या कि इतने का 32 आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट अधिकारिकता के अंतर्गत अपील की जा सकती है। और गाइस हमने पढ़ा है कि जो आर्टिकल 32 और 226 है, यहाँ पे क्या है, जब आपके फंडामेंटल राइट्स, मतलब आप ना इसके इन दो आर्टिकल के तहत जो है आपका सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कब, जब रिट जारी करनी होती है। मतलब ये हर चीज के लिए तो आप नहीं, लेकिन हाँ रिट जारी करनी होती है तो इसके लिए आप जा सकते हैं। मतलब अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या कुछ कानूनी अधिकार है जिनका हनन हो रहा है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। हाल ही में क्या होता है, केंद्र सरकार ने सैन्य न्यायालयों के निर्णय पर अपील सुनने के लिए एक क्या है, सशस्त्र सैन्य अधिकरण का गठन किया है, जिसकी प्रधान पीठ कहाँ पे, दिल्ली। मतलब इसने कहा कि भैया कोर्ट मार्शल के लिए अपील लेकर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन अभी क्या हुआ है फिलहाल में, इन्हें कहा अब आप अपील कर सकते हो। कहाँ पे अपील कर सकते हो, इसके लिए एक अलग से ही बनाया, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो कि दिल्ली में है, वहां जा सकते हो आप। बस एक यही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे इसने लिखा है ग्रीन बेंचेस या ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। हरित पीठ हरित अधिकरण होता है, ये कुछ नई चीज है। देखिए नई चीज तो नहीं, पुरानी। और इसने कहा सुप्रीम कोर्ट, देखिए हमने ये सब चीजें बहुत नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो इस बुक में है तो हम पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। घटना चक्र में ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, पीसीएस के लिए आप जब कोई कोचिंग वोचिंग कर रहे हैं तो भी आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1980-1990 के दशक में आर्टिकल 21 की व्याख्या के दौरान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पीठों हरित अधिकरण की जो है धारणा सामने आई। देखिए क्या होता है, आर्टिकल 21 में क्या था, जीवन का अधिकार, राइट, यानी आपका फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। ठीक है, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21। तो इसमें और चीजें जोड़ दी गई थी। देखिए क्या चीज जोड़, ये 1980-1990 की बात है। इसमें और भी एक चीज जोड़ दी गई थी, पर्यावरण संरक्षण भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो आपके आसपास का पर्यावरण है वो भी ठीक ठाक रहे। ठीक है, इसने कहा संसद द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 पारित किया गया और इसी प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन हुआ। यानी कि ग्रीन नेशनल क्या होता है, एनजीटी होता है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सी बात है, आपको पता होना चाहिए किस अधिनियम से है, ये भी देख लीजिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। अच्छा, तो इसमें क्या है ये भी देख लेते हैं। ये जो अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल है का मुख्यालय कहाँ पे है गाइस, यानी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसमें इसके जो 4 सहयोगात्मक पीठे हैं, मतलब इसकी 4 बेंचेस है, कहाँ कहाँ पे है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। न्यू दिल्ली में तो इसका हाई कोर्ट है ही, उसके हाई कोर्ट नहीं
क्या बोलते हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा इसकी बेंचेस की बात करें तो भोपाल है, पुणे है, कलकत्ता है और चेन्नई यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसने कहा इस ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार सामान्यतः किसी भी आवेदन या अपील का निपटारा 6 महीने के भीतर करना है, यानी कि कोई भी मामला इसमें आ रहा है तो भैया इसका निपटारा करिए 6 महीने के अंदर। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है। पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के लिए इस ट्रिब्यूनल में कोई भी व्यक्ति, मीडिया संगठन या एनजीओ अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। मतलब इस ट्रिब्यूनल में कौन आके शिकायत दर्ज कर सकता है? कोई भी व्यक्ति हो, मीडिया हो, संगठन हो, एनजीओ हो, आ सकता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं गाइस। अब यहाँ पे लिखा है अधिकरण। अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल होता क्या है, ठीक है, चलो समझते हैं भैया। तो ट्रिब्यूनल क्या है भैया, इसकी कहानी देखिए। देखिए इसमें लिखा है न्यायालयों से मिलता जुलता ये निकाय न्याय निर्णय की अपनी अहम भूमिका रखता है। न्यायालय की ही तरह है, ठीक है, कोर्ट की ही तरह है। न्याय निर्णय वे वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायाधीश या मध्यस्थ विवाद में शामिल दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर तय किया जाता है कि उनके क्या अधिकार और उत्तरदायित्व हैं। मतलब ये एक न्यायालय की तरह होता है। इसमें न्यायाधीश और मध्यस्थ जो विवाद में शामिल दोनों पक्ष, न्यायाधीश या जो विवाद चल रहा है उसमें शामिल दोनों पक्ष, इनके ये अपने अपने तर्क रखते हैं। उसके आधार पर तय किया जाता है कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, ठीक है। और इसने लिखा प्राय सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं। मतलब इसने कहा जितने भी न्यायालय हैं वो अधिकरण होते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकरणों को प्राप्त जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सारी होती हैं, परंतु सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते। मतलब ये बेकार की बात लिखी है। इतने का सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं क्योंकि उनके पास अधिकरणों वाली सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन जितने भी अधिकरण हैं वो न्यायालय नहीं होते क्योंकि उनके पास न्यायालय जितनी शक्तियां होती ही नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके द्वारा क्या होता है ना, संविधान में एक भाग को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 14 का, ठीक है। इसमें आर्टिकल आया 323 का और 323 का, ये शामिल किया गया। तो ये जो भाग है ना, ये किसके लिए जोड़ा गया था? ये जो है ना संविधान में ट्रिब्यूनल्स को जोड़ा गया था, अधिकरण से संबंधित था, ठीक है। तो भाई ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बात, यानी कि जो ट्रिब्यूनल से संबंधित जो बात है संविधान में जो जोड़ी गई है, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई है, जिसमें संविधान में 14 का करके एक भाग आया है और 2 आर्टिकल्स आए हैं, 323 का और 323 का, ये दोनों ही ट्रिब्यूनल से संबंधित, ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। अब इसने कहा 323 का जहां प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, वहीं 323 का जो है आपका अन्य विषय से संबंधित ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण के लिए है। समझिए, ये वाला जो है प्रशासनिक अधिकरण से है और ये वाला बाकी सारे अधिकरणों से, बाकी सारे विषय से रिलेटेड जो अधिकरण है उनसे संबंधित है। तो गाइस दोनों ही रट लीजिएगा, ना भी रटा जाए तो भी रट लीजिएगा, जैसे भी रटिए आपके ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे प्रशासनिक और अन्य अधिकरणों की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो प्रशासनिक अधिकरण की अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें लिखा है संसद को अधिकार है। क्या अधिकार है? कि वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, जो ये पंचायत और नगर पालिका होती है, या सरकारी नियमों आदि से जुड़े जितने भी लोक सेवाएं हैं, पद की भर्ती, सेवा शर्तों आदि में उठने वाले जो विवाद या फिर शिकायतें हैं, उसके न्याय निर्णय या विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था करेगी। अच्छा, तो मतलब ये समझिए कि इन सब मामलों के लिए अधिकरण की व्यवस्था कौन कर रहा है? तो वैसे कौन कर रहा है? ये अधिकार है संसद का। इतनी सी बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। आर्टिकल 323 का, दो याद रखने, 323 का और का, ठीक है। तो इसमें का जो ये वाला आर्टिकल है ना, इसका अनुकरण करते हुए संसद में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित हुआ, ठीक है। कौन सा अधिनियम आया? प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 आया। जैसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती, सेवा शर्तों से जुड़े मामले देखने के लिए है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण राज्य के विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण, मतलब राज्यों की विशेष मांग पर यह गठित हुआ है राज्य प्रशासनिक अधिकरण। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य निवेदन करें
यानी कि सपोज यूपी आ जाए और बिहार आ जाए और ये दोनों आके निवेदन करे कि उन सभी के लिए, उन दोनों के लिए या फिर मान लो इससे ज्यादा भी राज्य हो सकते हैं, तो इनने कहा इन सभी के लिए एक ही संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण बनाया जाए, तो संसद ये काम भी कर देगी। मतलब इन सभी के लिए एक बनाने का काम भी संसद यहाँ पे कर देगी। ठीक है, ये भी अधिकार है संसद को। अब हम बात करते हैं अन्य अधिकरणों की। अभी हमने करा प्रशासनिक अधिकरण, अब हम बात करेंगे अन्य अधिकरण की। तो इसमें लिखा है संसद और जो राज्य विधानमंडल, तो इनको क्या अधिकार है कि वे अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार उन विषय से संबंधित अधिकरण गठित कर सकती है जिस पर वो जो है ना विधि बनाने की शक्ति रखती है। तो ये आर्टिकल 323 ख में आता है। मतलब ये कि समझ लीजिए केंद्र भी अन्य अधिकरणों को बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। तो केंद्र किस पे बनाएगी? केंद्र उन विषयों पे ये बना सकती है जिस पे वो कानून बना सकती है, और राज्य उन विषयों पर उन विषयों के लिए अधिकरण बनाएगी जिन विषय पे वो कानून बना सकती है। यानी अगर हम केंद्र की बात करें तो संघ सूची के विषय आते हैं, संघ जो भी, ठीक है, और इसमें राज्य सूची के विषय आते हैं, प्लस एक होता है समवर्ती सूची जिसमें दोनों कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड विषय के लिए जो है अधिकरण बनाने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अपना अलग अलग है। तो ऐसे कुछ विषय की सूची देखिए, जैसे कर लगाने, फिर अनुमान करने, राजस्व एकत्रित करने से जुड़े मामले, तो इस पे अधिकरण बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें लिखा है विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात से संबंधित मामले पे, फिर औद्योगिक श्रम संबंधी विवाद हो गए, भूमि सुधार से जुड़े कुछ विषय हो गए, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े विवाद हो गए, संसद राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विवाद, इनके लिए ट्रिब्यूनल बन रहा है। ठीक है, ये हो गई बात। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें लिखा है न्यायिक प्रणाली में सुधार हेतु उपाय। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, फटाक से खत्म करते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, न्यायिक व्यवस्था में प्रभावशीलता का मूल्यांकन न्यायालयों द्वारा सुलझाए गए विवादों, साथ ही साथ में इनमें न्याय की रक्षा को सुनिश्चित करने से किया जा सकता है। मौजूदा समय में न्यायपालिका के न्याय निर्गमन में देरी और दक्षता में कमी की समस्याओं को निम्नलिखित उपाय के जरिए जो है दूर किया जा सकता है। न्यायालय में जो आप देख रहे हैं देरी होती है या दक्षता में कमी, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके उपाय के लिए क्या कर, तो इसने कहा जो चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता है, योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाए, अब संरचनात्मक क्षमता में वृद्धि हो, संगठनात्मक कार्य क्षमता में वृद्धि हो, कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि हो जाए, न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी के प्रयोजन हो। तो गाइस देखिए, आप समझिए, फिर से समझते हैं। तो इसमें है हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना उसका उपाय देखिए, जो भी हमारी न्याय प्रणाली में जो भी सुधार हो रहे हैं उसके उपाय क्या हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अपनी न्याय प्रणाली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो देखिए अब इसमें क्या है, इसमें का जो चयन प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता हो जाए, योग्य व्यक्तियों का चयन हो, जो न्यायाधीश हैं उनके चयन में नियुक्ति में पारदर्शिता हो, योग्य व्यक्ति आए। अब संरचनात्मक क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाए, संगठनात्मक जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि हो, जो कार्य दिवस है, यानी अगर 10 दिन तक काम चल रहा है तो भैया आपको सब कुछ सही करना है, आप 15 दिन करिए। अगर आपको आप नहीं कर पा रहे हैं, सब केसेस पेंडिंग रह जा रहे हैं, तो आप अपने दिन बढ़ाइए काम करने के। न्यायिक प्रणाली में आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए ज्यादा से ज्यादा, जो रिक्त पद है उसमें आप नियुक्तियां करिए। फिर न्यायिक जवाबदेही को सुनिश्चितता होनी चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुनिश्चित, हालांकि है जो थोड़ा बहुत लगता है हमें नहीं है वो करिए सही, वहनीय और निःशुल्क न्यायिक पहुंच आदि, मतलब कि ऐसा करिए कि आम से आम आदमी जो है न्याय पाने के लिए ज्यादा टेंशन ना ले, आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से उसे न्याय मिल सके। चलिए गाइज यहाँ हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हमारे का भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? मतलब अभी फिलहाल में हमारे पास न्यायाधीश ये कई 2015 की बात है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इस वक्त कितने हैं? 34 है। ठीक है, यानी कि 33 अन्य जजेस हैं प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 34 है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो गाइस बहुत सिंपल है, संसद के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है तो वो किसको देता है? गाइस यहाँ पे देता है वो राष्ट्रपति को देता है। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? आपका गाइस यहाँ आंसर होगा आपका हाँ, संसद के द्वारा होता है। अब इसमें कहा रिटायर्ड होने के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो इसमें लिखा है किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के में अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, कार्यवाहक जो न्यायाधीश आएगा उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इसने कहा कि की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो यहाँ पे न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों के का कोरम नहीं होता। यानी इसने कहा कि कोरम को पूरा करने के लिए अगर मान लो 100 न्यायाधीश चाहिए, हमारे पास कितने हैं? 90। तो हम 10 कौन से ले आएंगे गाइस? उन्हें हम बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक। ठीक है, बस इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, तो किसमें तदर्थ न्यायाधीश किस में आते हैं? तो वो हमारे आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवाद जो होते हैं ना, उसका निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत? मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। जो हमने बहुत सारी अधिकारिकता पढ़ी थी उसमें एक मूल अधिकारिकता भी थी, इसके अंतर्गत ये चीज आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता में आता है? जो आरंभिक यानी कि मूल अधिकारिकता में कौन कौन क्या आता है? ठीक है, तो देखिए क्या आता है, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद निपटाने वाली बात आ जाती है। ठीक है, फिर इसमें संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये इसमें नहीं आता। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, ये भी नहीं आता। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, बिल्कुल ये आ जाता है। ठीक है, यानी 1 और 4 आता है। ये गाइस जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी पहले आप लोग चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद यहाँ आइए। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो कम से कम 5 होनी चाहिए। अब देखिए भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है असंवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो देखिए कौन सा है? आर्टिकल 134A को मिलाकर 132 को पढ़े, यानी कि 134A और इन दोनों को मिलाकर पढ़े। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस प्री 2001-2002 में, मतलब इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन है। तो गाइस इसे रख लीजिएगा, ना समझ में आया तो रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। तो इसने कहा अपीलीय किसके किसके तहत या किसके अंतर्गत लाए जा सकते हैं? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम लाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इसमें से कौन सा एक सही है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय केवल जो है मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये केवल परामर्श संबंधी अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो वैसे ये आंसर क्या होगा हमारा? ये सारे क्षेत्राधिकार रखता है। इसमें लिखा है संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल ये काम करता है? तो ये करता है हमारा आर्टिकल 137 करता है। ये क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस मेंस में। अच्छा, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। यानी कि इसने कहा विधि के समक्ष जो क्षमता है उसकी बात हम करते हैं फंडामेंटल राइट्स में, जो कि भाग 3 में आता है। ठीक है, अगर आप इसको हटाएंगे यहाँ से कहीं और रखेंगे तो ये हो गया असंवैधानिक। ठीक है, अब आप मूल अधिकारों को कम नहीं करेंगे, कहीं इधर उधर नहीं करेंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है, क्या है? तो इस यहाँ पे हमारा है विधि का शासन। भारतीय संविधान का संरक्षक है, कौन है भैया? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो फिर वही वाली भारत का उच्चतम न्यायालय। फिर है विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो गाइस संसद को दिया गया है। ठीक है, संघीय सूची वैसे भी संसद वाली बात आ जाती है, तो यही बढ़ा भी सकते घटा भी सकते। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। भारत के उच्चतम न्यायालय
कानून और तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। तो इसमें लिखा है तभी, जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, यानी कि जब राष्ट्रपति कहता है तभी तभी देते हैं, ठीक है, परामर्श। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं गाइस। यहाँ लिखा है किसी अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते, पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। किस आर्टिकल के तहत होता है गाइस ये काम? तो ये होता है आर्टिकल नंबर 221 के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े अजीब है, चलिए है तो है, पढ़ने तो है। अब इसमें लगा देश के किसी भी न्यायालय में चल रहा वाद यानी कि कोई मामला है, उसको अन्यत्र कहीं और भेजने का अधिकार किसके पास होता है? तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल सिंपल है, सर्वोच्च न्यायालय के पास ही होगा। चलो अब इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। चलिए, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता को विस्तारित नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी आधिकारिकता वही है जो संविधान ने जो है प्रदान की है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात गलत। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो भैया ये वाली बात भी दोनों ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब लिखा भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। तो इसका आंसर है न्यायिक व्याख्या। ठीक है, अब इसमें का PIL है, क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसमें लोकहितवाद मुकदमे यानी कि PIL की संकल्पना का उद्गम देश है, यानी कि PIL जो है स्टार्ट हुआ, उदय हुआ कहाँ से? USA से हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हुआ कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, भारत के नीचे दिए गए भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? केवल उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या जनपद न्यायालय? तो भैया अभिलेख का न्यायालय देखो दोनों को मानते हैं हम, मतलब कहते हैं, हाई कोर्ट को भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो जो न्यायिक सक्रियता है वो किससे संबंधित है? वो जनहित याचिका यानी कि PIL से संबंधित है। अब लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है। सॉरी, इसने कहा उच्चतम न्यायालय जो है मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। ठीक है, और इसमें लिखा है जो PIL है कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? तो PIL कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो वो कहाँ? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों में। निम्नलिखित में से कौन से मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिकता में आते हैं? मतलब हाई कोर्ट की अधिकारिकता में भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिकता में भी आते हैं। तो कौन से मामले मूल अधिकार के प्रवर्तन के मामले? ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों में आते हैं। ओके, अब लिखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत करता है। तो गाइस अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर पढ़िएगा, तब क्वेश्चन आंसर पे आएगा। अब इसमें लिखा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र क्या है? सीमित है। एक बात ये है अभिकथन, कारण क्या है? भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो ये क्वेश्चन आया UPPSC प्री 2017 का क्वेश्चन है, यानी यार गाइस UPPCS का क्वेश्चन है। हालांकि इससे रिलेटेड अभी हम पढ़ के नहीं आए। तो इसने कहा, देखिए इसने कहा कि A और R दोनों सत्य है, लेकिन जो R है ना वो A की सही स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलो अच्छा, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आर्टिकल 142। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो आर्टिकल 122 के तहत किया गया है। अब देखिए किस कानून के अंतर्गत ये विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हो? तो किस कानून के तहत? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 348 इसके अंतर्गत, इसके द्वारा। ठीक है, अब देखिए
अब है कि भारत के हाईकोर्ट की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। अच्छा जी, तो इसमें है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारतीय मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से विचार विमर्श करना पड़ता है। तो ये बात हो गई सही। फिर इसने कहा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात हो गई गलत। न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर क्या होता है, आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। ये बात भी हो गई नहीं गई, ये वाली बात हो गई सही। अब भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती है। तो ये वाली बात हो गई गलत। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपका पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक है, अब देखिए, अब ओके, तो वैसे यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन और अथवा उपबंध आर्टिकल 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध और अथवा निर्बंधन के तहत कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अर्थ हो सकता है। इसमें वो भारत के उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में जो है संसद द्वारा निर्मित विधियों से जो है बाध्य नहीं होता है। इतनी सी बात है guys। ठीक है, समझ में आया हो? ठीक है, वैसे तो मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आंसर फिलहाल यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन। तो गाइस आईएएस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1963 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। गलत बात। भारत का संविधान ये परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की क्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करता है। गलत। ये भारत का संविधान ये परिभाषित नहीं करता। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। सही बात। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल संख्या के बहुमत द्वारा और संसद के उप सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। दोनों सही, थर्ड और फोर्थ दोनों ही सही है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले का है किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होती। योग्य गलत। भारत में संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये बात भी होगी गलत। आंसर हो गया यहाँ पे हमारे पास डी। चलिए आगे बढ़ते। तो इस नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है कि भारतीय न्यायपालिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, ये बताना है। तो हमें इसमें देखिए, इसमें लिखा भारत के प्रत्येक राज्य में अलग उच्च न्यायालय होता है। तो बस ये वाली बात गलत है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे पास टोटल हाई कोर्ट है 25। यानी कि एक तो नहीं हो सकते, एक से कम ही इनफैक्ट, मतलब एक से मतलब इसने कहा हर राज्य में तो नहीं ही हो सकते। तो ये बात हो गई हमारी गलत। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो देखिए कौन कौन सी है ये बात करेंगे। तो इसमें है कि एक या एक से अधिक राज्यों और भारत सरकार के बीच किसी विवाद की स्थिति में आरंभिक अधिकारिकता है। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति है। इसके समक्ष आए किसी भी मामले में न्याय करने के लिए डिक्री और आदेश पारित करना, ये भी है। विधि से संबंधित मामलों में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी है हमारे पास। अब नेक्स्ट इसमें है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वाद यानी कि याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई
उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन था? तो वो थे आपके पी.एन. भगवती। नेक्स्ट आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? चलिए, तो कौन सा आवश्यक नहीं? पहला इसमें लिखा है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष, ये सही है, होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष, ये भी सही है। राष्ट्रपति की राय में एक लब्ध प्रतिष्ठ न्यायविद बिल्कुल होना चाहिए। सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष। तो वैसे ये हो गया हमारा गलत आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, ये न्यायिक पुनरावलोकन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ आंसर होगा हमारा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये तो बहुत आसान है वैसे। भारत का जो राष्ट्रपति है ना उसके द्वारा। अब है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? ठीक है, विधियों और कार्यपालिका का आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने की न्यायपालिका की अधिकारिकता। तो हो गया आंसर। तो गाइस यहाँ पे ये आप जो है ना आंसर की उत्तरमाला भी यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस अगर आप ये आप एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके अलावा हम बात करें तो मुख्य परीक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आईएएस में आ चुके हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस अगर फिलहाल इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। एंड कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। हाँ रुको एक मिनट। तो दोस्तों अगर आप लोगों को घटना चक्र की वीडियोस देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके संग मिलेंगे। ठीक है, किस चैप्टर के संग वो भी देख लेते हैं। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर के संग मिलेंगे। बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है। फिलहाल सब कुछ ही मजेदार है। गाइस यहाँ पे वीडियो को मैं एंड करती हूँ।